सन 1960 के दशक में सोवियत संघ के नेता ने एक ऐसा जहाज होने का दावा किया था जो ब्रिज से छलांग लगा सकता था। उनके इन शब्दों ने वेस्टर्न लीडर्स को कंफ्यूज कर दिया था। सोवियत संघ के नेता जिसके बारे में बात कर रहे थे वो एक ऐसी मशीन थी जो दुनिया में अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग थी। एक ऐसा जहाज जो पानी से सीधा ऊपर उठकर एक विमान जितना तेज गति से चल सकता है। सोवियत संघ ने कई साल तक एक खुफिया तरीके से एक अनोखी तकनीक विकसित की थी, लेकिन ये विशाल और अनोखी मशीनें सोवियत संघ के साथ ही गायब हो गई। हाइड्रोफॉइल 1950 के दशक में दुनिया के सबसे तेज नाव थी, एक ऐसी नाव जिसके नीचे पंख लगे होते थे। और ये एक अद्भुत आविष्कार था क्योंकि नाव की स्पीड को बढ़ाने के लिए पंख नाव को पानी के ऊपर उठा देते थे। लेकिन सबसे तेज हाइड्रोफॉइल जहाज भी 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं पहुंच सका था। अलेक्सीयेव नाम के एक सोवियत संघ हाइड्रोफॉइल डिजाइनर ने एक अलग ही आइडिया दिया कि क्यों ना जहाज के पंखों को पूरी तरीके से पानी से बाहर निकाल दे। ऐसा करने का मतलब हाइड्रोडायनामिक्स से एरोडायनामिक्स में बदलाव होगा, पर तब इसके स्पीड का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। जब अलेक्सीयेव के जहाज ठीक स्पीड में चलने लगेंगे तो वो पानी के ऊपर आएंगे, लेकिन वो हवाई जहाज की तरह नहीं उड़ेंगे। इसके बजाय वो पानी के सतह के ठीक ऊपर चलेंगे। हवाई जहाजों के पायलटों ने लंबे समय से देखा था कि जमीन के बहुत करीब उतरते या उड़ान भरते समय उनके प्लेन को और स्पीड मिलती है, और इसी तकनीक का उपयोग अलेक्सीयेव पानी में चलने वाले जहाज पर करना चाहता था। अलेक्सीयेव ने स्केल मॉडल और छोटे प्रोटोटाइप बनाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से बनाने के लिए उसे और भी नए संसाधनों की जरूरत थी, और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। 1960 में सोवियत संघ एकमात्र तरीका था जो अलेक्सीयेव को फंडिंग कर सकता था। अलेक्सीयेव के जहाजों को क्रोनोप्लेन कहा जाता था, और वो विमान जैसी गति से सतह के नीचे उड़ सकते थे, जिसके कारण वो रडार के लिए लगभग अदृश्य हो जाते थे। पूरी तरह से पानी से बाहर होने के कारण वो सोनार के लिए भी अदृश्य होंगे और समुद्र के ठीक ऊपर से गुजरेंगे। अलेक्सीयेव ने विमान और जहाजों के सामानों को मिलाकर निर्माण करने में सस्ता और सरल आइडिया बताया। अलेक्सीयेव ने बड़े सैन्य अधिकारियों और यहाँ तक कि सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता का भी ध्यान आकर्षित किया। इस बड़ी साहसिक परियोजनाओं से आसानी से प्रभावित होकर निकिता ने तुरंत प्रोजेक्ट को मान्य कर लिया। इससे अलेक्सिस के लिए सैन्य फंडिंग के दरवाजे खुल गए। केवल 5 वर्षों में ही छोटे प्रोटोटाइप से 265 टन के राक्षस का निर्माण किया, जिसे केएम नाम दिया गया। एक ऐसी मशीन जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती थी और 600 टन वजन उठा सकती थी। 1966 में जब यह पूरा हुआ तो ये अब तक की सबसे बड़ी उड़ान मशीन थी। इस विशाल जहाज में 8 जेट इंजन पंखों के नीचे लगाए गए, जिससे एक अस्थायी ओवरक्राफ्ट तैयार होता था। लेकिन एक बार जमीनी प्रभाव में आने के बाद आगे के जेट इंजन बंद हो जाते थे, और केवल 2 ही इंजन इस 600 टन की मशीन को विमान की जैसी गति से चलाने के लिए पर्याप्त थे। पहली बार 1966 में इसका परीक्षण किया गया। केएम ने साबित कर दिया कि क्रोनोप्लेन को काफी ऊपर तक ले जाया सकता है, लेकिन इसमें कुछ गंभीर खामियां भी सामने आई। इसके 10 जेट इंजन को खारे पानी और विदेशी वस्तुओं से लगातार नुकसान होने का खतरा था। इसे संचालित करना भी बड़ा मुश्किल काम था। केएम को मुड़ने के लिए भी अत्यधिक दूरी की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ ये था कि आगे की ओर निगरानी करने वालों को अन्य जहाजों और बाधाओं के बारे में पहले ही चेतावनी देनी होगी। एक और चुनौती थी मौसम। माना जाता है कि केएम 1.5 मीटर तक तरंगों में काम कर सकता था। ये इतना खराब भी नहीं था, पर शांत पानी में चलने के अलावा इसकी तस्वीर या वीडियो कभी सामने नहीं आई। इस विशाल मशीन को खुले समुद्र में ले जाना असंभव था। केएम तभी काम कर सकता था जब मौसम साफ हो। बड़ी लहरों पर केएम को चलाना असंभव था। ये ऐसी चुनौतियां थी जिसका सामना इंजीनियर टीम को स्टार्टिंग से ही करना पड़ रहा था, क्योंकि वो एक बिल्कुल नए प्रकार का वाहन बना रहे थे। विकास के साथ साथ अलेक्सीयेव और उनके इंजीनियर्स केएम के सभी तो नहीं, पर कुछ प्रॉब्लम्स को पक्का हल कर सकते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब केएम ने पहली उड़ान भरी तब तक सोवियत संघ के पास
एक नया नेता था जिनका नाम था ब्रेजनेव। ब्रेजनेव ना ही तो धैर्यवान थे ना ही जोखिम उठाने वाले। उन्होंने क्रोनोप्लेन को एक अनावश्यक जुए के रूप में देखा और यह अलेक्सीयेव के लिए बुरी खबर थी। 1968 में अलेक्सीयेव को हाइड्रोफॉइल ब्यूरो के निर्देशक पद से डिमोशन करके केवल एक घटते क्रोनोप्लेन प्रोग्राम का प्रमुख बना दिया गया। 1980 के दशक के बीच में एक क्रोनोप्लेन विकास के लिए फंडिंग भी बंद हो गई और 1951 में सोवियत संघ के पतन के बाद कुछ एक्रोनोप्लेन को तुरंत सेवा से हटा दिया गया, जिससे लगभग 40 वर्षों का विकास समाप्त हो गया। ये थी दोस्तों एक ऐसी खोज की कहानी जो कई वर्षों पहले हुई और लुप्त हो गई। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।